नीचे ला। यार जेपीएन सर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, सुबह से मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ जेपीएन सर को। जेपीएन सर का बड़ा दिक्कत है। देखता हूँ, बट वो ठीक हो जाएँगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा योगा-वोगा बहुत करते हैं। थोड़ा-सा अगर मॉरल अगर ठीक बूस्ट अप रहे ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है, पता है? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को ऊपर लिखा। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर लिखोगे तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, बिकॉज गैस की फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अगर कोई अपने पास लिक्विड है और इसमें कोई गैस प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, H2O ये लिक्विड है यहाँ पर, तो जितना ज्यादा फिर इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, एक्सटर्नल प्रेशर, उतनी ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी होगी। सो प्रेशर ऑफ द गैस अगर ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये नाइट्रोजन, इसमें जो नाइट्रोजन होगा वो एस्केप कर जाएगा ना, तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, सॉलिबिलिटी इज S1 इज इक्वल टू, दैट इज S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, सो S अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपन वैसे लिख सकते हैं भाई S1 P1, ऐसे अपन बता देते हैं कि भाई पता है कैसे लिखना है, S1 अपॉन P1 इज इक्वल टू S2 अपॉन P2। तो अगर अपन को सॉलिबिलिटी गिवन है तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। एक तो ये था। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब ST इज इक्वल टू कांस्टेंट, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 कर सकते हैं, या फिर अपन इसको भी इसके साथ ले लेते हैं, तो अपन लिखेंगे S1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू S2 T2 अपॉन P2, ऐसे बता सकते हैं। ये पार्ट अपन लिख सकते हैं ऐसे। वही पार्ट नीचे लिखा था मैंने, तो मैं उसको हटा देता हूं। तो ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है। और सॉलिबिलिटी अगर अपन मतलब आप प्रेशर से लिख सकते हो, सॉलिबिलिटी लिख सकते हो, तो मैं मास से भी लिख सकता हूं। मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मास ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो m1 अपॉन p1 या m अपॉन p इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकता हूं। ये अपन बता सकते हैं। तो इसमें एक हेनरीज लॉ भी होता है, हेनरीज लॉ होता है। हेनरी ने ये सब पढ़ के हेनरी ने अपन को एक लॉ दे दिया। हेनरी लॉ होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, मतलब यहां पर जो गैस होता है ना, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस इसमें डिसॉल्व होगा, तो उतना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा। Partial pressure of any gas will be directly proportional to, that is, we'll say that partial pressure of the gas is proportional to mole fraction of gas. Henry's law. तो partial pressure of gas at constant temperature बता रही है, partial pressure of the gas will be equal to, that is, this is Henry's constant into mole fraction of the gas. ऐसे बता सकते हैं। This is Henry's law. ये Henry's law होता है। तो ये Henry's law है, that is, और mole fraction अपन को पता है क्या होता है। Therefore, partial pressure of the gas will be equal to Kh is a Henry's constant, or number of moles of the gas divided by number of moles of the gas plus number of moles of the solvent, अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये हेनरीज लॉ होता है, वो अपन बता सकते हैं। नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसे करता हूँ। ये पार्ट अपन ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। अब थोड़ा सा आपको मतलब वेपर प्रेशर का आइडिया होना चाहिए इसके अलावा। अब मुझे ये बताओ, जो बाकी स्टूडेंट है पहले वाले PCP2 वाले स्टूडेंट की हमने कहां तक पढ़ा हुआ था, वो बता दो आप मुझे। कितना पढ़ा हुआ था PCP स्टूडेंट वाले, बताओ भाई कितना पढ़ लिया था अपन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक पढ़ लिया। अपन ने शुरू किया था जस्ट स्टार्टेड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब अपन ने राउंड्स लॉ पढ़ लिया था। कोई बात नहीं, तो अपन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे आज। तो जो बच्चे बाकी बच्चे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के डिफरेंस बिटवीन किया था, ठीक है। तो मैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अपन ने जस्ट स्टार्ट किया था, तो अपन वहीं से शुरू करेंगे
आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाकी बच्चे जो हैं, वो बच्चे उनका थोड़ा-सा राउल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बचा हुआ है राउल्स लॉ, वो मैं आपको करवा दूँगा, आप चिंता मत करें। अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, वो हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने एक छोटा-सा पार्ट ऐसे कर लिया कि आपको ये ना लगे कि हमें मतलब शुरू से कुछ ऐसे नहीं किया आपने। और थोड़ा-सा देखोगे ना, तो जो बच्चे मतलब पहले ए फेज़ में थे ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर मैंने ए फेज़ में ऑलरेडी डाल्टन्स लॉ में बहुत पढ़ा दिया था, जितना इसमें है। तो अपन चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थोड़ा-सा हेनरीज़ लॉ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो सेक्शन ए, बी, सी और डी आप कर सकते हो। सेक्शन ए में सिर्फ डेफिनिशंस हैं, वो आप बता देना मुझे, अगर कोई डाउट जाए, तो अपन डेफिनिशन क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ रहे थे, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो मैंने होमवर्क दिया था ना, तो होमवर्क ऑलरेडी अगर मैंने दिया था, तो अपन वो डिस्कस भी कर लेंगे। चलो, आज अपन थोड़ा-सा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर अपन होमवर्क में ए, बी, सी, डी अपन कर सकते हैं। डिस्कस नहीं किया होगा लेकिन अपन ने होमवर्क, अभी डिस्कस नहीं किया ना? अच्छा, डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, बाकी बच्चे भी उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपन इसको मतलब पढ़ते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे अपन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मतलब विल राइट दैट द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज, 2 टाइप के सॉल्यूशन होता है। एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन लिखें कि भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल, अगर अपन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन अपन 2 लिक्विड्स के लिए लिख रहे हैं, फॉर 2 लिक्विड्स, ठीक है। तो अपन लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, फॉर लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल मतलब जो जल्दी उड़ जाते हैं, सो वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो जल्दी इजीली वेपराइज हो जाएंगे। तो लिक्विड व्हिच विल वेपराइज इजीली इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ, द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ, है ना। और राउल्स लॉ होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर is equal to PA naught into XA plus PB naught into XB। ये अपन ने राउल्स लॉ में सीखा था। तो चलो देखते हैं कि भाई राउल्स लॉ ओबे करेंगे तो हो क्या जाएगा। देख भाई, राउल्स लॉ का मतलब था जो अपने पास, जो अपन ने पढ़ा था, वो इसके लिए भी पढ़ना होगा अपन को, ऑब्वियस सी बात है, उसके बगैर एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अपने पास एक सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ए है, मतलब पानी जैसे ले लो आप, और दूसरा मेरे पास एक और प्योर सॉल्वेंट है, जिसको अपन दूसरा कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, बी सॉल्वेंट ले लेते हैं। वो भी लिक्विड सॉल्वेंट है, आप उसको इथेनॉल, मिथेनॉल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 2 सॉल्वेंट ले लिए। इसका वेपर प्रेशर मतलब, जब ये वेपर प्रेशर अपन को पता है कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब अपन कोई लिक्विड लेते हैं तो वो लिक्विड जो होता है वो वेपराइज होता है, और जब वेपराइज होता है तो वहां एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है बिटवीन द वेपर एंड लिक्विड। उस जब ये इक्विलिब्रियम अटेन होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और वेपर इनटू लिक्विड इक्वल हो जाए तो दोनों से कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लिक्विड इनटू वेपर और वेपर इनटू लिक्विड, तो उस मोमेंट पे अपन इसका प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि इन वेपर्स का कितना प्रेशर है। तो उस प्रेशर को, प्योर लिक्विड का उस प्रेशर को अपन कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और उसे नॉट से डिनोट करते हैं। तो इसका पीए नॉट है, उसका पीबी नॉट है, और जब तक कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो वो अपन को पता है, आइडियल गैसेस में डाल्टन्स लॉ में पढ़ा अपन, वेपर प्रेशर काफी डिस्कस किया। जब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका वॉल्यूम जो है वो 20 ml है और इसका वॉल्यूम जो है वो सपोज कर लेते हैं अपन 10 ml है, ये वॉल्यूम्स है।
अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे वेसल में डिसॉल्व करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ज्यादा है, एक कम है, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, ये अपन बता सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम भी ले सकते थे, अपन को फर्क नहीं पड़ता, बट एक ज्यादा है, एक कम है, अपन ऐसे बता सकते हैं। तो अपन कहेंगे इस केस में ठीक है, जब अपन इसको दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर सोल्यूशन बन जाएगा। ये तो सोल्यूशन बन गया फिर दोनों का। अगर ये सोल्यूशन बनेगा तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो अपन कहते हैं देख भाई, दोनों के मोल्स इसमें ऐड किया आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वी से दैट, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ कहता है कि देख भाई, इसमें ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दैट इज राउल्स लॉ। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए था मुझे, तो मैं कहूंगा ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करूंगा। तो मैं एक ऐसा कांस्टेंट ढूंढता हूं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड दैट इज पीए नॉट एंड पीबी। तो अपन कहेंगे भाई पीए विल बी इक्वल टू पीए नॉट इनटू एक्सए एंड पीबी विल बी इक्वल टू दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, जो वेपर्स है अपने पास इक्विलिब्रियम में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू पीबी नॉट इनटू एक्सबी। दैट इज, and we know that according to Raoult's law, the vapor pressure of the mixture, जो vapor pressure of the mixture होगा, that will be equal to sum of the partial vapor pressure of each liquid. Sum of the partial pressure, vapor pressure of each liquid, that is Raoult's law. So vapor pressure of the mixture will be equal to PA कितना होता है, अपन ने कहा PA naught into XA, और PB कितना होता है, PB naught into XB. This is PA naught and PB naught. This is PA naught and PB naught. This is what we can say that PA naught. So this is Raoult's law. मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A and B. That is called Raoult's law. ठीक है, so any solution which follows this will be ideal solutions. और एक तो ये पार्ट हो गया कि भाई कोई भी सॉल्यूशन which is following the Raoult's law will be the ideal solution. राउल्स लॉ के अलावा आइडियल सॉल्यूशन के लिए और क्या फॉलो करना होता है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, जब अपन दो सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल वॉल्यूम है ना, इसका इंडिविजुअल वॉल्यूम और इसके इंडिविजुअल वॉल्यूम को जब आप ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम हमेशा इन दोनों का सम होना चाहिए। मतलब इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा V total that will be equal to 30 ml. तो अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि इनमें अगर ज्यादा ए और बी, जब इन दोनों को मिक्स किया तो ए और बी में ज्यादा अट्रैक्शन हो गया। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम भी हो सकता है। मतलब अगर अलग अलग थे तो एक्सपैंडेड थे, जब मिक्स किया तो दोनों में अट्रैक्शन हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होगा तो फिर वो आइडियल नहीं होगा, फिर 30 से कम हो जाएगा वॉल्यूम, 29 हो गया। तो उस टाइप के सोल्यूशन को अपन आइडियल सोल्यूशन नहीं बोल सकते। अगर मान लो वॉल्यूम कम हो गया या वॉल्यूम बढ़ गया तो आप उसे आइडियल सोल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग अपन कहेंगे भाई, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0। मतलब वहां पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए वॉल्यूम में मिक्स करने के बाद। फिर एक और पॉइंट लिखेंगे अपन, दैट इज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग अगर अपन लिखेंगे ना तो वो भी 0 होना चाहिए। मतलब एनर्जी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर इसको ए सॉल्वेंट ए में जो अट्रैक्शन है, अगर मान लेते हैं कि जो अट्रैक्शन उसमें है सपोज वो 5 किलो कैलोरीज के बराबर अट्रैक्शन है, ए सॉल्वेंट आपस में जो अट्रैक्ट करते हैं वो 5 किलो कैलोरीज के बराबर अट्रैक्ट करते हैं, और बी सॉल्वेंट जो आपस में अट्रैक्ट करेंगे वो सपोज कर लेते हैं कि अपन भाई ये 3 किलो कैलोरीज के बराबर अट्रैक्ट करते हैं आपस में। तो इसको जब हमें ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ए बी सॉल्वेंट बनेगा। तो जब आप ए बी सॉल्वेंट बनाओगे
तो इसमें 5 किलो कैलोरीज यूज हुआ, इसमें 3 किलो कैलोरीज यूज हुआ, तो AB के फॉर्मेशन से 8 किलो कैलोरीज लिबरेट होना चाहिए। मतलब जब हम AB सॉल्वेंट मतलब इसे मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों सॉल्वेंट को मिक्स करके, तो उसमें क्या होना चाहिए, AB सॉल्वेंट जो बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा A और B का, उसमें कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। जितनी एनर्जी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, उतना ही AB के फॉर्मेशन में यूज हो जाना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए, क्योंकि यूज तो यहां होगा ब्रेक करने में, और ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो बनेगा वो। तो फिर डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग विल बी सेम, यू कैन राइट लाइक दिस। अब अगर मान लो मैं कहूंगा डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए एंड डेल्टा G ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी अपन से पूछ सकते हैं। तो डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग तो अपन कहेंगे देखो भाई, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, और डेल्टा G ऑफ मिक्सिंग दैट विल बी लेस देन 0 irrespective of the आइडियल और नॉन आइडियल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि डेल्टा G ऑफ मिक्सिंग तो आपने ड्राइव करके बताया था, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग अपन ने लिखा था -R समेशन ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जितना मिक्स कर रहे हो आप उनके मोल्स, इनटू ln ऑफ xi इज मोल फ्रैक्शन, वो अपन ने ड्राइव किया था। और उसमें अपन ने लिखा था कि देखो भाई xi इज अ मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होगा तो ये वाला वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। So delta S of mixing is always positive. Delta G of mixing is always negative. Delta S is entropy of mixing and delta G is free energy of mixing. एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और डेल्टा जी भी अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसलिए किसी एक को लिखेंगे तो दूसरे को लिखना ही पड़ेगा। सो दिस irrespective of the solutions. Of solution. मतलब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से सॉल्यूशन है, मुझे ये पता है डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, मुझे पता चल गया कि आप मतलब कैसे दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो अगर ये इक्वेशन फॉलो करेगा आइडियल होगा, इन तीनों पार्ट को ए बी सी पार्ट को फॉलो करना चाहिए, तो मैं उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलूंगा। अब आप अगर मुझे कोई एग्जांपल दे दें कि कौन से एग्जांपल हैं, कौन से मतलब अगर मैं कंपाउंड को देख के बता पाऊं कि ये वो एग्जांपल है जिसमें ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो और भी अच्छा होगा, तो अपन कहेंगे बिल्कुल ऐसे एग्जांपल्स अपन लिखेंगे। तो अगर अपन एग्जांपल लिखेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई, जनरली जो आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं ना, दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिनमें पोलैरिटी नहीं होती है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ साथ उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मतलब सॉल्वेंट के जो फोर्सेस है ना दोनों सॉल्वेंट में, वो ऑलमोस्ट एक जैसे फोर्सेस होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं साइज ऑफ C2H5Cl लिखूंगा तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा साइज ऑफ C2H5Br के, तो मैं कहूंगा ये दोनों ही नॉन पोलर हैं और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, और इनमें बहुत सिमिलैरिटीज है। बिल्कुल वैसे ही मैं कहूंगा अगर मैं क्लोरोबेंजीन लिख लूं और ब्रोमोबेंजीन लिख लूं, अगर दोनों को मिक्स करूंगा तो मैं इसमें भी कहूंगा कि ये आइडियल सॉल्यूशंस। और अगर मैं लिखूंगा दैट इज, सपोज अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास बेंजीन है और मेरे पास टाउलिन है, बेंजीन एंड टाउलिन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशन। ये बेंजीन है, ये टाउलिन, तो अपन ने ओसी में पढ़ा हुआ। फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो दिस कैन बी द आइडियल सॉल्यूशंस, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तो अपन कहेंगे अगर एक ही CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है तो उसे अपन आइडियल सॉल्यूशन बता सकते हैं, दैट विल बी नियरली अ आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं हेक्सेन और ऑक्टेन लिखूं तो अपन कहेंगे हेक्सेन और ऑक्टेन में 2 कार्बन एटम का डिफरेंस होगा,
अगर 2 कार्बन एटम का डिफरेंस होगा तो फिर हम उसे आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इट विल बी बेटर कि विल राइट दैट एन हेक्सेन के साथ-साथ अपन ऐसे भी लिखेंगे दैट इज आइसोहेक्सेन तो भी चलेगा। दैट विल बी द आइडियल सॉल्यूशन। इसमें तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, थोड़ा सा ब्रांचिंग है बस। दैट इज फिर अपन लिख सकते इतना काफी होगा अपने लिए वैसे आइडियल सॉल्यूशंस बताने के लिए कि व्हाट आर द आइडियल सॉल्यूशंस। मोस्टली जो एग्जांपल वो लेंगे वो इनमें से ही कोई एक एग्जांपल अपन से लेके और क्वेश्चन ब्रेक कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनको मिक्स करने से ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज आता है, ना एनर्जी में कोई चेंज आता है, ना उनके पार्शियल प्रेशर में चेंज आता है। जितना पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल का होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर अपन दोनों को मिक्स करने के बाद अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है सर, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है भाई, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। सो अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करूंगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। अब इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुआ तो अपन कहेंगे दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे प्रॉब्लम्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। Pressure of the mixture is not equal to the partial pressure of A plus partial pressure of B. It's a non-ideal solution. तो अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो विल से दैट इस केस में अगर वो इक्वल नहीं होगा तो अपन कहेंगे फिर उस केस में मैं ऐसे बताऊंगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो आइदर वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, दोनों में से कोई एक पार्ट होगा और उस केस में या तो एनर्जी लिबरेट होगी या फिर एनर्जी यूज होगी। दैट इज अ नॉन आइडियल। So the interaction between AA and BB will not be almost equal to the interaction between AB. मतलब पहले जो आइडियल सॉल्यूशन में था कि इनका इंटरैक्शन और इनका इंटरैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होगा, that will not be equal to the interaction in non-ideal solution. These interactions are not equal. Then we say that it is a non-ideal. मतलब ए बी सी कंडीशन में तो अपन जैसे लिखेंगे भाई इसमें आइडियल सॉल्यूशन था, तो अभी जो पी ऑब्जर्व्ड सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो या तो आइडियल सॉल्यूशन से जो अपन आइडियल कैलकुलेट करते थे ना, मिक्सचर जो अपन ने लिख रखा है वो आइडियल कैलकुलेट करने के लिए था, तो उसके लिए या तो वो पी ऑब्जर्व्ड जो है वो ग्रेटर देन आइडियल सॉल्यूशन होगा या फिर पी ऑब्जर्व्ड जो है वो लेस देन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कुछ तो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा। अगर वेपर प्रेशर में चेंज आया तो अपन कहेंगे दैट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ नॉन आइडियल। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब कहेंगे अपन कि भाई अब अगर मान लो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आप जो बता रहे हो इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुआ तो दैट विल बी अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं कहूंगा अगर दोनों को मिक्स करने से, अभी अपन जो लिख रहे थे दोनों को मिक्स करने से अगर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी था तो आप आइडियल बोल रहे थे। तो अगर आइडियल वेपर प्रेशर से ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है, ऑब्जर्व्ड है अपन ने ऑब्जर्व्ड लिखा, ये ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है। मतलब आइडियल तो इतना होता है लेकिन जो हमने जब ऐड किया तो कुछ उससे ज्यादा वेपर प्रेशर अज्यूम किया या उससे ज्यादा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया, तो फिर अपन कहेंगे दैट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कंडीशन बन रहा है, या तो वेपर प्रेशर बढ़ गया आइडियल के कंपैरिजन में या फिर आइडियल के कंपैरिजन में कम। अगर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड बढ़ गया
आइडियल के कंपैरिजन में, इसका मतलब जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो अपन उसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आइडियल के कंपैरिजन में कम हो गया तो अपन कहेंगे उसे नेगेटिव डेविएशन। तो अब अपन चेक करने वाले हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो दो टाइप के डेविएशन शो करेगा, एक पॉजिटिव डेविएशन होगा और दूसरा नेगेटिव डेविएशन होगा, जो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अपन एक पॉजिटिव डेविएशन चेक कर लेते हैं और एक नेगेटिव डेविएशन चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन तभी होंगे जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग दे विल रिमेन सेम, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इट इज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस विल रिमेन सेम। तो एक अपन पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। जब अपन वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करेंगे ना तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सो पॉजिटिव डेविएशन में अपन कहेंगे द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर is greater than the observed vapor pressure is greater than the ideal vapor pressure, then it is called the positive deviation. और जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव डेविएशन में आप इसको लेस देन कर दोगे, दिस विल बी लेस देन 0, दिस विल बी लेस देन 0, बिल्कुल। अगर पॉजिटिव डेविएशन में ये सब बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन में ये सब कम हो जाएंगे। चलो चेक करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के लिए मेरे पास दो लिक्विड्स थे, ए एंड बी, दीज आर सॉल्वेंट्स। इनका अपना एक वेपर प्रेशर था, इनका अपना एक वेपर प्रेशर था। तो इसका वेपर प्रेशर पीए था, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी था। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, ए और बी को, तो इसमें ए बी बन गया। तो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो था अपने पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आया अपने पास, अगर आइडियल होगा तो वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट। लेकिन यहां पर आइडियल से मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है। अब अपन कहेंगे देखिए, जितना वेपर प्रेशर दोनों से आना चाहिए था अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो अपन कॉमन सेंस से सोचेंगे अच्छा ऐसा कुछ हुआ होगा कि इन दोनों में इंटरेक्शन होते ही नहीं, या इंटरेक्शन इनको ऐड करने से दोनों में आपस में वीक इंटरेक्शन हो गए तो वो जल्दी उड़ गए। जल्दी उड़ गए मतलब वेपराइज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्योर सॉल्वेंट ए था तो इसमें इंटरेक्शन ज्यादा रहा होगा, और बी भी था तो भी इंटरेक्शन ज्यादा रहा होगा। लेकिन जब अपन ने उनको ऐड किया, दोनों को ऐड किया एक ही वेसल में, तो उनके बीच में वीक इंटरेक्शन हो गए। अगर वीक इंटरेक्शन होंगे तो वेपराइजेशन जल्दी हो जाएगा। मतलब ऐड करने से ए और बी के इंटरेक्शन कम हो गए तो उनके वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को मिक्स करने से, जब अपन ने दोनों को मिक्स किया तो ए और बी मिक्स करने से उनके बीच में अट्रैक्शन, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कम हुआ तो वो वेपराइज हो गए। इसलिए आपने लिखा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन आइडियल वेपर प्रेशर। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, द इंटरेक्शन बिटवीन AB is weaker than
between interaction between AA and BB। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा थे, वेपर प्रेशर कम जा रहा था, वेपराइज कम हो रहा था। जब दोनों को मिक्स किया तो वेपराइज ज्यादा होने लगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई जब मिक्स करते होंगे तो दोनों में अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। कम अट्रैक्शन हुआ तो वेपराइज जल्दी बढ़ गया। मतलब ऐसा कुछ होता होगा कि ए के बीच में बी आ गया या बी के बीच में ए आ जाता होगा, तो इन दोनों का अट्रैक्शन कम हुआ तो बी वेपराइज हो गया, और ए के बीच में बी आ गया तो ए भी जल्दी वेपराइज हो गया। अब अपन इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। मैंने एक तो अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट लिया और दूसरा मैंने थोड़ा ज्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया। एक्सट्रीम थोड़ा सा कि भाई जिस टाइप के एग्जांपल अपन से पूछेंगे तो उस टाइप से एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मेरे पास H2O और बेंजीन है। मुझे पता था कि बेंजीन तो नॉन पोलर है, वोलेटाइल होगा, ये जल्दी होता है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो H2O मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इसका वेपराइज होना थोड़ा मुश्किल है, तो वेपर प्रेशर भी कम देगा। ये नॉन पोलर है, इसमें वंडरवल फोर्सेस थे, तो वंडरवल फोर्सेस जो वीक होते हैं तो वेपराइज थोड़ा इजीली हो जाएगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे लिख लेता हूं। वाटर में एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लेता हूं। ठीक है, ऐसे अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वी नो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसलिए अपन इसे काफी स्ट्रांग मानते हैं। काफी स्ट्रांग होता भी है क्योंकि हमारा तो स्किन ही, मतलब अब हमारा ब्लड ब्लड बाहर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि स्किन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोटीन पे, प्रोटीन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, जब वाटर में तो अच्छा खासा अट्रैक्शन है, जब अपन इसमें बेंजीन ऐड करेंगे तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल इधर बीच में आ जाएंगे। ये बेंजीन मॉलिक्यूल अगर बीच में आएंगे तो वाटर का थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, क्योंकि बेंजीन तो वाटर जो अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्टेड था, बेंजीन के बीच में आने से, मतलब ऐसे दो दोस्त खड़े थे, बीच में आके एक दोस्त खड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा दोनों को थोड़ा दूर होना पड़ेगा, राइट ना। वो मतलब कहाँ आ रहा है ये, ऐसा अपन बोलते ना, बस बेंजीन भी वही कर रहा है। तो बेंजीन अगर बीच में आएगा तो ऑब्वियसली बात है उनको क्या करना पड़ेगा, फिर वाटर वाटर का अट्रैक्शन कम होगा, वाटर वाटर का अट्रैक्शन कम होगा तो थोड़ा सा वाटर का एक्सपेंशन होगा। अगर वाटर का एक्सपेंशन हुआ तो एक का एक्सपेंशन हुआ, दूसरे के बीच में आने से तो टोटल वॉल्यूम ग्रेटर बढ़ गया, टोटल वॉल्यूम ग्रेटर। अब बेंजीन तो पहले से वेपराइज हो रहा था जल्दी, वो H2O के बीच में बेंजीन आने से H2O का अट्रैक्शन भी कम हो गया, तो उसका भी वेपराइजेशन, पहले वो लिक्विड लिक्विड आपस में खींच के रखे हुए थे, और बीच में बेंजीन आने से उसका भी अट्रैक्शन कम हुआ तो वो भी वेपराइज होने लगा। मतलब टोटल वेपर प्रेशर दोनों का क्या हो गया, बढ़ गया। इवन वाटर भी आता होगा बेंजीन के बीच में जिसमें एटलीस्ट वंडरवल फोर्सेस था, तो बीच में वाटर आने से उसका भी वेपराइजेशन बढ़ गया, मतलब दोनों का वेपराइजेशन बढ़ गया। इसलिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन आइडियल वेपर प्रेशर। तो आपके हिसाब से जैसे मैं लिख रहा हूं उसके हिसाब से अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हो, एक पोलर सॉल्वेंट है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हमेशा फिर तो मैं पॉजिटिव डेविएशन बता दूंगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में देयर विल बी आइदर डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नॉन पोलर में तो वीक फोर्सेस होंगे, तो फिर तो उस केस में मैं हमेशा ही कहूंगा पॉजिटिव डेविएशन हो गया, हमेशा कहूंगा कि देयर विल बी पॉजिटिव डेविएशन। मैं इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कि भाई एक आप पोलर सॉल्वेंट ले लो, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन बताऊंगा। सो पोलर सॉल्वेंट
वो होते हैं जिनमें OH और NH होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें OH और NH नहीं होता है। ऑलवेज शोज पॉजिटिव डिविजन। अगर एक पोलर सॉल्वेंट है और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें हमेशा में पॉजिटिव डिविजन राइट। तो अपन एग्जांपल ऐसे लिख लेंगे भाई, अगर मेरे पास C2H5OH है, ये तो पोलर सॉल्वेंट है, और मैं एक CCl4 ले लेता हूं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मैं H2O लिख सकता हूं या दूसरा कोई सॉल्वेंट ले लेता हूं, मतलब जरूरी नहीं है। मैं अमोनिया ले लेता हूं विच इज अ पोलर सॉल्वेंट, और इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर देता हूं, दैट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैं वाटर ले लेता हूं और मैं C2H5OH ले लेता हूं। ये तो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। आपने कहा था कि एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा आप हमेशा पॉजिटिव डिविजन बता देना। लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा कभी कि अच्छा दो पोलर में भी पॉजिटिव डिविजन नहीं हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वाटर में अगर इथेनॉल ऐड करोगे तो पॉजिटिव डिविजन तो होता है लेकिन लो पॉजिटिव डिविजन होता है, लो पॉजिटिव डिविजन। अगर कोई एग्जांपल पूछेगा तो बस जरा यही एग्जांपल पूछेगा, इसके अलावा कोई एग्जांपल पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बाकी कंपाउंड अल्कोहल के अलावा ना वाटर में अगर मैं कोई दूसरा पूछूंगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर में वो डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन तक बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो अल्कोहल के अलावा अपन से शायद कोई दूसरा एग्जांपल नहीं पूछे। तो एक तरीके से मैंने इसको दो बार टेक इसलिए किया कि आप याद रखो इसे कि अल्कोहल और इथेनॉल इज अ पॉजिटिव डिविजन। कम होता है क्योंकि इसमें तो एक्सट्रीम हो रहा था, तो एक पोलर और एक नॉन पोलर इसमें बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने एग्जांपल भी वैसे लिया कि भाई एक पोलर ले लो एक नॉन पोलर ले लो, लेकिन ये एग्जांपल बड़ा कॉमन एग्जांपल है, सभी बुक्स में गिवन होता है, तो अपन उसको याद रख लो और पूछेंगे भी ना अपन को कंफ्यूज करने के लिए, तो यही पूछते हैं। उनको ये एक्सपेक्टेशन होता है कि सभी बुक में गिवन है तो बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन पॉजिटिव डिविजन एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, जैसे एसीटोन है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और दूसरा एक ऐसे इसमें डाइपोल डाइपोल है, और एक नॉन पोलर ले लेते हैं, हाँ, उसमें कोई डाइपोल नहीं, तो नॉन पोलर को इसमें ऐड करोगे तो इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वीक हो जाएगा। तो इसमें कम से कम जो डाइपोल डाइपोल था दो के बीच में अट्रैक्शन, और नॉन पोलर बीच में आने से वो डाइपोल डाइपोल और ब्रेक होगा तो वो भी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, वो नॉन पोलर तो वेपराइज हो गई। लाइक दैट, दिस इज पॉजिटिव डिविजन। इसके लिए अपन को कुछ भी नहीं लिखना है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, और सॉल्यूशन कोई भी हो वो तो वही रहेंगे, दैट इज पॉजिटिव डिविजन। अब नेगेटिव डिविजन की बात करते हैं अपन कि भाई नेगेटिव डिविजन अगर होगा तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। नेगेटिव डिविजन में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, डेल्टा एच कम हो जाएगा। अरे भाई वॉल्यूम छोटा तो तभी हो सकता है जब दोनों लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, तो बढ़ेगा तो कम कॉन्ट्रैक्शन हो गया वॉल्यूम का, हाँ तो करो ना, मैंने कब कहा, यही तो बताना है नेगेटिव डिविजन। भाई अट्रैक्शन होगा, अगर मैंने अलग अलग थे तो ज्यादा वेपराइज हो रहे थे, ऐड किया तो दोनों में अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया तो वेपराइजेशन होना कम हो गया, वेपराइज नहीं हो रहा, उसी को नेगेटिव डिविजन बोलते हैं। मतलब दोनों में अट्रैक्शन होगा तो वेपराइज नहीं हो पा रहे, ऊपर मतलब वेपर नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब अपन कहेंगे ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए या बी बी इंटरेक्शन, बिल्कुल अपन वही करने वाले हैं। अपन कहेंगे भाई इसमें जो अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज नॉट वीकर, इट इज stronger than interaction between A and B. Then it is called a positive division, negative division. पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव डिविजन।
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन कहेंगे फिर एग्जाम्पल कैसे ले लें, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें अगर सेपरेटली थे तो अलग अलग उनका अपना आपस में इंटरेक्शन था, जब उन्होंने मिक्स किया तो दोनों का इंटरेक्शन जो अलग अलग है वो मतलब ज्यादा हो जाए। तो चलो देखते हैं, अपन मतलब उसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन, तो मैं इसको हटाने वाला हूं, क्योंकि अपन एग्जाम्पल लेंगे तो अपन को ज्यादा अच्छा होगा ना, एग्जाम्पल से अपन को ज्यादा समझ में आएगा कि किस टाइप के कॉम्बिनेशन को मुझे, क्योंकि इस टाइप का अपन को पूछ सकते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं अपन से। तो अपन कहेंगे ठीक है, मतलब मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ एसीटोन और एक ले लेता हूँ क्लोरोफॉर्म। सो मैं एसीटोन ले लेता हूँ और क्लोरोफॉर्म ले लेता हूँ, एंड क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म अपन को पता है, वैसे सभी को फॉर्मूला भी पता है, CH Cl3 इस क्लोरोफॉर्म। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, एसीटोन इज 10 मॉलिक्यूल, राइट, एसीटोन इज 11। तो अपन देखते हैं ऐसे, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये इसमें पोलर साइड होगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव ये अपन को गिवन होगा एसीटोन, राइट। हाउ एनर्जी इज डेविएटेड, अभी बताने तो दो, उसके बाद ही तो करेंगे अपन। हाउ एनर्जी इज डेविएटेड, अपन रुको तो एक मिनट तो रुको, अपन सुनते हैं ना पहले, फिर अपन को पता चल जाएगा। अपन को थोड़ी देर सुनना है बस कि एनर्जी कैसे डेविएट हो रहा है। अच्छा, प्रीवियस केस में भी बता सकता था मैं कि एनर्जी कैसे डेविएट हो रहा है। चलो देखते हैं, इसमें भी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब देख, अब अगर मेरे पास एसीटोन लिक्विड था तो इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, तो अपन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर अपने पास क्लोरोफॉर्म था तो अपन कहेंगे क्लोरोफॉर्म विल बी लाइक दिस, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपने पास हाइड्रोजन में इसमें डेल्टा पॉजिटिव आ गया। जब हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो अपन कहेंगे इसमें भी अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, इसका भी ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इस टाइप से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन का इंटरेक्शन, ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो उस केस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, इसलिए अपन ने लिखा वीक इंटरेक्शन, वीक डाइपोल इंटरेक्शन। इधर मैं लिखूंगा दैट इज आल्सो वीक डाइपोल इंटरेक्शन। जब अपन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो जो इंटरेक्शन होगा वो अच्छा होगा। The acetone is like this on mixing. जब अपन इसको मिक्स करेंगे दोनों को, तो द इंटरेक्शन इज लाइक दिस, CH3 CCH डबल बॉन्ड, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है। इसमें जो अट्रैक्शन हो रहा है वो किसका अट्रैक्शन हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। अपन सबको पता है ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, क्लोरीन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना नहीं होगा जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब जब ये अलग अलग थे तो कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन का इंटरेक्शन, जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का इंटरेक्शन, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो इस इंटरेक्शन से और इस इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन H और O का होता है। तो अगर इंटरेक्शन बढ़ गया इनको मिक्स करने से, तो अगर इसका 20 ml लिया, इसका 20 ml लिया, तो अब जो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों के बीच में अगर ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन होगा तो उस केस में अपन कहेंगे इट विल बिकम व्हाट, द वॉल्यूम डिक्रीज। फिर उस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब
जितना अट्रैक्शन इसका था, जितना अट्रैक्शन इसका था, मान लेते हैं अपन, इसको ब्रेक करने में मुझे 10 किलो कैलोरीज चाहिए, इसको ब्रेक करने में मुझे 15 किलो कैलोरीज चाहिए। तो बताओ इसमें जब बॉन्ड बनेगा तो कितना एनर्जी लिबरेट होगा, ये बताओ। तो अपन कहेंगे अगर ये बॉन्ड इन दोनों से स्ट्रॉन्गर बन रहा है, ये वाला बॉन्ड, तो अगर इसमें आपने कहा था 10, इसमें 15 है, तो इसकी जो एनर्जी लिबरेट होगी वो 15 से तो ज्यादा ही होगी। ओवरऑल सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। तो अपन कहेंगे ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन इज लाइक अ बॉन्ड फॉर्मेशन। इफ इट इज लाइक अ बॉन्ड फॉर्मेशन, इट विल बी एक्सोथर्मिक फिशन। दैट इज एक्सोथर्मिक। So that is, we'll say that it is exothermic phenomenon. अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, डेल्टा वी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया जब दोनों को मिक्स किया, सो डेल्टा वी इज नेगेटिव, और दोनों का जब ऐड किया अपन ने तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपराइज होना कम हो गया, और वेपराइज होना अगर कम हो गया तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज लेस देन आइडियल वेपर प्रेशर। दैट इज व्हाट वो अपन को चाहिए। ठीक है, वी गॉट इट कि भाई नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा। There is positive and negative deviation. So अब अपन कहेंगे अच्छा कोई ऐसा, अब मुझे जनरलाइज बताओ, जैसे आपने पहले बताए थे कि भाई आप जनरलाइज ऐसे कर लोगे, तो मैं कहूंगा देख भाई अपन कोई ऐसा कंपाउंड चूज करते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड के बीच में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड हो और उसमें ये वाले कंपाउंड मिक्स कर दें, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, तो हमेशा OH का इंटरेक्शन बन जाएगा CO CO इंटरेक्शन से, या और CH इंटरेक्शन से वो CO इंटरेक्शन बनेगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो अपन उसे कहेंगे हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैं एग्जांपल लिखूंगा फॉर नेगेटिव deviation any molecule having CO bond, C डबल, तो अपन कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मुझे पता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल कौन से, तो अपन कहेंगे एस्टर, अब एस्टर अपन को पता है ना, ऐसे अमाइड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन तो अभी ले रखा है, एनाइड्राइड, एक्सेट्रा, mixed with, so any molecule having CO mixed with CH और हेलोजन, FClBrI, अगर हेलोजन होगा तो इधर ClBrI भी होता तो मैं क्या करता, बनता तो OH का ही इंटरेक्शन, तो हमेशा क्या होगा, इट विल बी अ नेगेटिव। दूसरा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे एनी एसिड डिसॉल्व इन वाटर, किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट विल बी अ नेगेटिव डेविएशन, मतलब मैं अगर HCl को गैसियस स्टेट ले लेता हूं प्लस H2O लिखता हूं तो H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl माइनस। भाई पहले तो ये HCl उड़ रहा था, वेपराइज हो रहा था, तो HCl में ऐड करने से वो तो सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन बन गया, वो वेपराइज होना तो छोड़ो, उसका सॉल्यूशन बन गया, तो आयंस में डिसोसिएट। So any acid you can take strong or weak acid, अगर आप डिसॉल्व करते हो उसे वाटर में तो वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन ही शो करेगा। सो अगर किसी सॉल्वेंट में
किसी मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाए तो वो नेगेटिव डेविएशन ही होगा। दैट इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, द पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन। तो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप मुझे बताने वाले हो उस क्वेश्चन में कि which of the following pair of compound will show the positive and the negative deviation। तो लिखते हैं कि which of the following pair of compound will show the positive or the negative deviation। Which of the following will show positive or negative? Will show positive deviation. Positive deviation. Which of the following molecule will show the, which of the following combination will show the positive deviation? तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है। PHNH2 plus CCl4 आपको बताना पड़ेगा, that is we can write that H2O plus I can write that CS2, can write H2O plus HNO3, I can write H2O plus PHOH, I can write that that is C5 H5N plus, we can write that HCl, I can write that that is C6H5 CH3 plus C6H5 C2H5, that is C2H5. Then I can write that CH3 CH2OH plus CS2. Then we can write that it is CH3COH and water. Like that we can write. ये अपन को बताना है, तो अब इसको बताओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना काफी है, इससे अपन को काफी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे अपन को बताना है। देखो भाई बड़े जल्दी से बताओ क्योंकि अपन को आगे भी पढ़ना है।
हो गया ना सब? चलो भाई देखते हैं। इसमें पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर होगा, हमें कैसे पता चला? तो अपन कहेंगे भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं होगा। तो पोलर सॉल्वेंट में अगर नॉन पोलर ऐड करोगे तो पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा चेक करते हैं। वाटर में अगर नॉन पोलर ऐड करोगे, ये नॉन पोलर होता है सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट को अपन ऐड करेंगे, दैट इज पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में, तो ये पॉजिटिव डेविएशन। अगर किसी वाटर में HNO3 ऐड करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ये नहीं होगा, ये नेगेटिव डेविएशन होगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव। वाटर में अगर फिनॉल ऐड करोगे तो इट विल फॉर्म अगेन फिनॉल विद वाटर ना। अगर कोई वाटर में डिसोसिएट होता है तो वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सो दिस विल बी अ नेगेटिव डेविएशन, इसलिए इसमें लोन पेयर है, सो दिस विल बी अ लुईस बेस। और ये एसिड रिएक्शन हो जाएगा, ये तो सॉल्ट बना देगा। C5H5 NH a positive charge on this and Cl negative will get this negative डेविएशन। अगर इसमें इसको ऐड करूंगा तो आइडियल सॉल्यूशन, इसमें इसको ऐड करूंगा तो पॉजिटिव डेविएशन, दैट इज पॉजिटिव। और इसमें इसको ऐड करूंगा तो CH3CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन। बोलो अगर किसी को डाउट है तो। हाउ डू यू नो दैट PHOH? इट्स अ फिनॉल ना, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर ना, फिनॉल तो एसिडिक होता है, तुमको पता होगा ना डिसोसिएट होता है। फिनॉल अगर एसिड है तो जैसे एसिडिक एसिड है, तुमको पता है कि वो वाटर में डिसोसिएट। NO3 इज अ नॉन पोलर है, NO3 इज अ नॉन पोलर, ये कहां है? ये NO3 नॉन पोलर किसने कहा? HNO3 है, NO3 नहीं है, HNO3 है। वो NO3 थोड़ी है, वो तो HNO3 है। NO3 कहां से आता है? हाँ ठीक है ना। अब तूने पूछा इसलिए मैं डर गया कि भाई NO3 ये तो ऐसे था ना बेटा, उसमें तो OH बॉन्ड था, इसलिए मैं डर गया कि भैया क्या बोल रहे हो? तो OH बॉन्ड बेटा, हाँ, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अपन ये थोड़ा सा उनको पता चल गया। और फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में पढ़ेंगे ना, एसिड बेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे पढ़ेंगे।
तो ये अपना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, और इसमें अपन ने चेक करना आ गया अपन को कि कैसे अपन बताएंगे भाई कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है, तो अपन बता। अब अपन पढ़ सकते हैं वेपर प्रेशर फॉर, राइट ना, वेपर प्रेशर फॉर द मिक्सचर ऑफ, वेपर प्रेशर फॉर द मिक्सचर ऑफ टू volatile immiscible liquids हैं, immiscible liquids मतलब वो लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते लेकिन वॉलेटाइल है, दैट इज कॉल्ड immiscible। सो इस बात का ध्यान रखना कि मैं immiscible के बारे में बात कर रहा हूं। अपन कहेंगे एक बार बताओ, अगर दो लिक्विड है मेरे पास और दोनों आपस में immiscible है, वो डिसॉल्व नहीं होते आपस में, मतलब आप बात कर रहे हो कि मेरे पास पानी है और पेट्रोल है, ये आपस में डिसॉल्व नहीं होते। अगर दो लिक्विड हैं मेरे पास, इन दोनों का सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है, तो भाई ये दोनों अगर आपस में डिसॉल्व होते ही नहीं, तो अपन कहेंगे इस केस में तो इसका अपना वेपर प्रेशर होगा, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। इसका अपना वेपर प्रेशर होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इंडिपेंडेंट होता है इससे। मान लो आपने इसमें 20 ml इसका और 20 ml इसका मिक्स किया, तो जब इसका 20 ml में जो इसका वेपर प्रेशर रहा होगा वही इसमें भी वेपर प्रेशर उसका रहेगा, तो इसका भी वेपर प्रेशर कितना रहेगा, पीबी नॉट रहेगा। अब चाहे आप इसे पीए बोल दो या पीबी नॉट बोल दो, क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। द टू लिक्विड्स, द टू immiscible liquids, the two immiscible liquids in the mixture will always behave independent with each other, will always behave as independent liquids, solvents. Thus, their total vapor pressure in mixture is equal to sum of the partial vapor pressure, is equal to sum of the partial vapor pressure. So vapor pressure total will be equal to PA naught plus PB। अब दोनों इंडिपेंडेंट अगर एक दूसरे से हैं तो आप चाहे इसे PA नॉट लिखो या PA लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और I can write that P total will be equal to PA plus PB, एक ही बात। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। वेपर प्रेशर ऑफ solvent, immiscible solvent is directly proportional to number of moles। तो मैं लिख सकता हूं PA naught directly proportional to number of moles and PB naught directly proportional to number of moles। Therefore, I can write that PA naught upon PB naught will be equal to number of moles of A upon number of moles of B। Or I can write that PA upon PB is equal to number of moles of A divided by number of moles of B। अब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज टोटल वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ना इसको इससे कोई मतलब ना उसको इससे भी मतलब है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों वेपराइज हो रहे होंगे, दोनों आपस में मिक्स होते ही नहीं, तो जो इसका प्योर का वेपर प्रेशर होता है उतना ही वेपर प्रेशर ये जनरेट करेगा, और जितना इसका वेपर प्रेशर होता है उतना ही वेपर प्रेशर ये भी जनरेट करेगा।
नंबर ऑफ मोल्स को अपन ऐसे जरूर लिख सकते हैं, PA अपॉन PB, WA अपॉन MA into MB upon W, ये अपन ऐसे क्वेश्चन अपन को गिवन, that is how we can write the question. ऐसे क्वेश्चन अपन चाहे तो एक एग्जांपल ले सकते, एक एग्जांपल में अपन, मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूं एग्जांपल, जैसे मान लो ये वाला पार्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एक वाटर ले लेता है, एक क्लोरोबेंजीन है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, वो उधर चेंज नहीं कर रहा। At T degree centigrade, the vapor pressure of water is 500 mm, and vapor pressure of the mixture is equal to 780 mm. Calculate the weight ratio. The weight ratio of water with respect to chlorobenzene, PHC. अपन को क्वेश्चन में पी टोटल गिवन है, इसको वाटर अज्यूम कर लेते हैं और इसको क्लोरोबेंजीन। वाटर मुझे कितना गिवन है, 500, तो ये अपन ने कैलकुलेट किया। वाटर अपन क्लोरोबेंजीन लीजिए, तो W of water divided by molecular mass of water into molecular weight of chlorobenzene divided by weight of chlorobenzene, अपन को ये रेशियो कैलकुलेट करना है। ये वाटर के लिए मुझे गिवन है 500 और ये मुझे गिवन है 280। W of W divided by W of CB मुझे कैलकुलेट करना है, molecular mass of chlorobenzene अपन को कैलकुलेट करना है, तो it will be 77 plus 35%. So it will be 7 to 1 or right now. So 8 plus 3 that is 120, 112.5. ये लो भाई अपना आंसर आ गया, the weight ratio। इस टाइप से क्वेश्चन होगा और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। That is how the question is for non-volatile liquids। मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था अप टू सेक्शन डी, और वो अप टू सेक्शन डी काफी दिन से चल रहा है, तो मैं अभी आपको होमवर्क देने वाला हूं। डी अपन ने कर लिया था, ई भी आपका होमवर्क है, सेक्शन ई, तो आप सेक्शन ई भी कर लेंगे, सेक्शन ई भी आपका होमवर्क। सेक्शन ई भी आपका होगा, ठीक है ना। चलो भाई फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, चलो बाय बाय।